गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आगे तीसरी यूनिट राजनीति विज्ञान में गठबंधन की राजनीति कि हमारे देश में गठबंधन की राजनीति का उदय कब हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कि गठबंधन की राजनीति होती क्या है, यानी गठबंधन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कई बार यह स्थिति पैदा हो जाती है, प्रतिनिधि सदन यानी हमारा जो लोकसभा का जो सदन है उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और बिना बहुमत के सरकार चलाना असंभव हो जाता है। तो कुछ राजनीतिक दल आपस में मिलकर के और अपना एक गठबंधन बना लेते हैं और आपसी विचार विमर्श के द्वारा साझा कार्यक्रम तय कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग दलों के सिद्धांत और विचार भी अलग अलग होते हैं। गठबंधन में सम्मिलित दल सबकी विचारधारा में स्वीकार्य ऐसे कार्यक्रम तय करते हैं जिससे कि गठबंधन में शामिल दल विरोध नहीं कर सके और विरोध में भी कुछ दल मिलकर के एक गठबंधन का निर्माण कर लेते हैं, यानी आपसी समान विचारधारा वाले या असमान विचारधारा वाले जो भी राजनीतिक दल हैं वो आपस में गठजोड़ करके, आपस में गठबंधन करके और अपना बहुमत सिद्ध करके सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ कई दल द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर भी गठबंधन का निर्माण कर लिया जाता है और उसके आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन करते हैं उसी को ही वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहते हैं। यानी कि कुछ राजनीतिक दल जो असमान विचारधारा वाले होते हैं वो आपस में समन्वय तालमेल करके और सरकार चलाने का प्रयास करते हैं और आज अगर हम वर्तमान में देखें तो इसी प्रक्रिया को हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे देश में यानी भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय कब से शुरू हुआ था। तो अगर हम स्वतंत्रता के बाद में बात करें तो पहले जो 3 आम चुनाव थे उनमें तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, यानी जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस दल था उसका ही पूरे देश में वर्चस्व रहा था, यानी 3 आम चुनाव तक। और स्वतंत्रता आंदोलन और पुराने संगठनात्मक ढांचे के कारण न केवल केंद्र में अर्थात राज्यों में भी उसको स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा था। लेकिन जो चतुर्थ आम चुनाव हुए थे 1967 में, कब हुए थे? 1967 में जो चतुर्थ आम चुनाव हुए थे उन आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों से हाथ धोना पड़ा था, यानी उन राज्यों में फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हालांकि कम बहुमत से ही सही केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार बन गई थी, यानी केंद्र में यानी लोकसभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी दलों के साथ में मिलकर के और उन्होंने सरकार बनाने में अपनी महारत हासिल कर ली थी। जैसे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके साथ साथ वह एक बड़ा दल बनकर के जरूर सामने रहा था। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु में बहुत कम सीटें मिली थी। चतुर्थ आम चुनाव के इन परिणामों ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई, यानी 1967 से अगर हम बात करें तो भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय कब हुआ तो 1967 से माना जाता है। यहीं से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी, जो चतुर्थ आम चुनाव थी। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ कि कुछ राज्यों में एक दल ने दूसरे दल के साथ में मिलकर के और विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने मिलकर के और सरकारें बनाई। 1977 में जनता पार्टी ने भी इसी तरह से एक गठबंधन बनाया और फिर उन्होंने अपनी सरकार, जिसे हम गैर कांग्रेसी सरकार है वो कहते, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। अब अगर हम बात करें जैसे कि भाई 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा जो थी वहां तक भारत में किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब तक लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब तक वह स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार नहीं बना सकते, यानी अकेले राजनीतिक दल की सरकार नहीं बनती। इसके साथ अगर हम बात करें तो अच्छा, कोई भी दल सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ।
अस्थायी सरकारों का दौर शुरू हुआ और यहीं से गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। तो भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय लगभग आपके 1967 से, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो 11वीं लोकसभा के चुनाव से ही भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय हो गया था। अगर इसमें हम पहली बार बात करें तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना ही होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1996 में जो सरकार बनी थी वो मात्र 13 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 13 दिन। देखो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिन चली थी और उसके बाद जो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी उनको बीच में ही प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। एच.डी. देवगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया। 12वीं लोकसभा की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं आया, वही गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की राजनीति की यहीं से क्या हो गई? शुरुआत हो गई। यानी 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार चला पाई, गठबंधन की राजनीति वो सरकार गिर गई। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी केंद्र में, लेकिन बीच में ही प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। 12वीं लोकसभा के में भी किसी प्रकार की कोई स्थिति में सुधार नहीं आया। अब क्या धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर सामने आए। पहला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एनडीए के नाम से। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया हुआ गठबंधन है जो एनडीए, और कांग्रेस द्वारा जो गठबंधन बनाया गया राजनीतिक दलों का वो है आपके यूपीए, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये दो गठबंधन आज भी भारतीय राजनीति में देखे जा सकते हैं। तो इन दोनों गठबंधनों के माध्यम से आज जो भी सरकार बनती है वो गठबंधन की ही सरकार बनाई जाती है। तो ये था हमारे यहाँ की भी भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय कब से शुरू हुआ। अब हम बात करें कि गठबंधन की राजनीति का इतिहास क्या है। तो गठबंधन की राजनीति कहाँ से शुरू हुई, ठीक है ना, और कहाँ तक चली और इसका क्या इतिहास है वो रहा। यानी अभी अगर हम बात करें तो 17वीं लोकसभा है तो उसमें भी भारतीय राजनीति जो जनता पार्टी है उस जनता पार्टी का गठबंधन ही चल रहा है। तो हम बात करते हैं गठबंधन की राजनीति का इतिहास कि भारत में गठबंधन सरकारों का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था। तो देखो 1977 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की हार हुई। 1977 के आम चुनाव पहली बार केंद्र में कांग्रेस की हार हुई और 5 दलों ने मिलकर के जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। इसके साथ कहने को तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें शामिल दल एक पार्टी के जैसा व्यवहार नहीं कर सके और जनता पार्टी की सरकार वो गठबंधन की सरकार की तरह ही व्यवहार करने लगे, क्योंकि सभी विरोधी विचारधारा वाले थे, इसलिए उनमें एक तालमेल एक सामंजस्य नहीं था। 1980 के चुनाव के बाद 89 तक फिर एक बार कांग्रेस की एक दलीय शासन वो केंद्र में रहा और दिसंबर 89 में बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी जो दो विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के समर्थन पर टिकी हुई थी। पहला भारतीय जनता पार्टी और दूसरा वामपंथी दल। इन दोनों ने मिलकर के और केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन भाजपा के समर्थन वापस लेने पर अक्टूबर 1990 में सरकार गिर गई और जनता दल के टुकड़े होकर बने जनता दल एस के रूप में नए राजनीतिक दल का उदय हुआ और चंद्रशेखर के नेतृत्व में फिर केंद्र में सरकार बनाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा दौर था जब किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और आपस में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर के और सरकार बनाने में अपनी सफलता को प्राप्त की थी। बस यही दौर था जिसे हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो इनमें भी मतभेद रहा,
और चंद्रशेखर की सरकार 6 मार्च 1991 को ही उनको त्यागपत्र देना पड़ा, यानी लगभग 15 महीने सरकार चली। इसके बाद अगर हम बात करें तो 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और 11वीं लोकसभा में त्रिशंकु लोकसभा के कारण अप्रैल 1996 में फिर गठबंधन का सरकारों का दौर हुआ, जिसमें वाजपेयी की सरकार बनी थी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति रही कि कोई भी एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, यानी कि 1996 में त्रिशंकु लोकसभा के कारण गठबंधन का दौर शुरू हुआ था। यहाँ पर कोई भी एक राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर सके, अपना पूर्ण बहुमत वो जता सके और सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर सके, ऐसा संभव नहीं हुआ। और इसके कारण क्या हुआ कि देखो, भाजपा के साथ जैसे शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन की सरकार पर और बहुमत साबित न होने के कारण मात्र 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और उनको 13वें दिन त्यागपत्र देना पड़ा और सरकार गिर गई। इसके बाद वाजपेयी सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन में एच डी देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और इस संयुक्त मोर्चा की सरकार में कांग्रेस के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नेता बदलने की शर्त भी रख दी कि भाई आप 2.5 साल आप शासन करोगे, 2.5 साल हम शासन करेंगे। तो जो जिस प्रकार से उनको समर्थन दिया गया था, तो एच डी देवगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल को वो प्रधानमंत्री चुना गया। और जहां देवगौड़ा सरकार 13 राजनीतिक दल के भागीदार थे, वहीं गुजरात सरकार 15 राजनीतिक दल थे। यानी इंद्र कुमार जो एच डी देवगौड़ा थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तब तो 13 राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाई थी, और जब इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया बीच में, तब 15 राजनीतिक दलों ने मिलकर के वो सरकार बनाई थी। इन दलों के बीच विभिन्न राजनीतिक विषयों एवं समस्याओं पर वैचारिक समानता का सर्वथा अभाव, यानी उनके विचार नहीं मिल रहे थे, आपस में समन्वय नहीं थे, तालमेल नहीं था, जिसके कारण सरकार पर निरंतर दबाव बनता जा रहा था। ये थी 11वीं लोकसभा का चुनाव, यानी 11वीं लोकसभा जो 1996 में वाजपेयी 13 दिन प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद में एच डी देवगौड़ा आए कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके बीच में फिर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन सरकार पर वैसा ही दबाव था और ये गठबंधन की राजनीति चलती रही। अब आते हैं 12वीं लोकसभा में, तो 12वीं लोकसभा भी विखंडित जनादेश मिला, यहाँ पर भी त्रिशंकु लोकसभा पाई गई। सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया, जो 18 राजनीतिक दलों को मिलाकर के एक बनाया गया सरकार का गठबंधन था। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो प्रभावशाली रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो कार्य कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम कहते हैं, मैंने भी पहले आपको बताया था, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो प्रभावशाली तरीके से कार्य वो कर रहा था, जिसे हम एनडीए कहते हैं। और ये 1999 में मात्र एक मत से गिरा दी गई, यानी 99 में फिर 12वीं जो लोकसभा थी वो केवल एक मत के आधार पर सरकार को अल्पमत में ला दिए गए और सरकार गिर गई। ये भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जा सकता है कि एक मत के द्वारा अगर किसी की सरकार गिरी है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी की, और 12वीं लोकसभा की सरकार थी। इसके बाद हम बात करें 13वीं लोकसभा, तो 13वीं लोकसभा में एक बार फिर 20 राजनीतिक दलों को मिला करके और वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, जो उनके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार वो बनी थी। और गठबंधन छोड़ने व जुड़ने का क्रम तो लगातार ही चलता रहा, एक राजनीतिक दल छोड़ा दूसरे राजनीतिक दल में चले गए, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ हम बात करें सरकारों को स्थायित्व, एक बार ये सरकार काफी अपने लगभग कार्यकाल तक वो चली थी, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 में पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने फरवरी में ही लोकसभा को भंग करने का परामर्श दे दिया, यानी कार्यकाल से पहले ही ये जो 13वीं लोकसभा थी उसको भंग कर दिया गया। 14वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद कांग्रेस की स्थिति पहले से थोड़ी मजबूत बनी, सुधरी। कांग्रेस ने अपना नेता मनमोहन सिंह को चुना और उनके नेतृत्व में लगभग 20 राजनीतिक दलों को मिलाकर के गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें वामपंथियों ने बाहर से समर्थन भी दिया। 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद यूपीए गठबंधन की सरकार बनी और मनमोहन सिंह पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बने।
और 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति पुनः सुधरी और अकेले कांग्रेस को 206 सीटें प्राप्त होने में सफलता भी प्राप्त की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगभग 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए। कभी 16वीं लोकसभा के चुनाव, और इसमें मूलतः दो गठबंधन, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला एनडीए तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन सम्मिलित, और इन चुनावों में मतदान प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन देश के युवा वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रभावशाली मात्रा में प्रयोग भी किया था। तो अगर हम बात करें कि लोकसभा के जो 16वीं लोकसभा के चुनाव में, तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए यानी जो भाजपा सहयोगी थे, इनको स्पष्ट बहुमत वो मिला था। भाजपा को 282 सीटें मिली थी, स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन फिर भी इनकी गठबंधन की सरकार ये वो मानी गई, और कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी, यानी 543 में से केवल 44 सीटें, और भाजपा को 282 सीटें वो मिली थी। तो गठबंधन जो भारतीय राजनीति की नीति बन चुके हैं, दो प्रकार के हैं। एक गठबंधन वो जो चुनाव के बाद सत्ता में की प्राप्ति के लिए सिद्धांतों को ताक में रख करके बनाए जाते हैं, यानी जब चुनाव हो जाते हैं, किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सरकार बनाने के लिए बाहर से, चाहे वो कांग्रेस का समर्थन करें या भाजपा का समर्थन करें, वो सत्ता प्राप्ति के लिए अपने सिद्धांतों को ताक में रख करके और समर्थन देते हैं। और एक वो गठबंधन होते हैं जो चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, जैसे कई राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ में मिल जाते हैं, कई राजनीतिक दल बीजेपी के साथ में मिलकर के और विरोध में इनके चुनाव लड़ते हैं। तो ये दो राजनीतिक दल अस्तित्व में है और एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, और चुनाव के बाद मिलकर सत्ता का सुख वो भोगते हैं। और दूसरे ऐसे गठबंधन जो चुनाव से पहले कर लिए जाते हैं, यानी चुनाव होने से पहले ही कि भी भाजपा में सम्मिलित होने वाले राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, तो ये चुनाव से पहले ही तय कर लिया जाता है, और फिर ये चुनाव आपस में विरोध में लड़ते हैं और एक दूसरे की प्रति आलोचना वो करते रहते हैं। इस तरह से ये 11वीं लोकसभा से लेकर के और आपके 16वीं, ये अभी जो 17वीं लोकसभा में भी आप देख सकते हो कि 17वीं लोकसभा में भी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम एनडीए वाला कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसको स्पष्ट बहुमत मिला, ठीक है ना, तो 303 सीटें मिली। तो इस तरह से भले स्पष्ट बहुमत मिलो, लेकिन इन्होंने चुनाव गठबंधन के आधार पर ही किए हैं। तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है वो बनाई गई। तो कहने का अर्थ है कि 1977 में ही भारत में गठबंधन की राजनीति के बीज बोने शुरू हो गए थे, जो आपके लगभग 2014 तक ये चले थे, ठीक है ना। और अभी भी अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से, हालांकि लोकसभा में बहुमत है, लेकिन फिर भी चुनाव से पहले चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो, दोनों ही राजनीतिक दल अपना अपना गठबंधन से कर लेते हैं। तो ये गठबंधन की राजनीति का इतिहास है जो 1977 से चला आ रहा है। हाँ, तो हम बात करते हैं आगे गठबंधन की राजनीति के कारण क्या क्या है। तो देखो, गठबंधन की राजनीति यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि देखो, हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है और इसीलिए किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के अवसर अधिक पैदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुदलवादी व्यवस्था है और इसीलिए किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के अवसर पैदा हो जाते हैं। बिना बहुमत के संसदीय शासन का निर्माण व संचालन संभव नहीं होता, इसीलिए गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का प्रचलन यहाँ पर वो बढ़ गया है। 16वीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनाकर गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि 16वां जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने गठबंधन की ही सरकार बनाई। और कारण क्या था कि हमारा राष्ट्र है तो विविधता वाला देश है और यहाँ विभिन्न वर्गों, धर्म, संस्कृति एवं जातियों के लोग निवास करते हैं और वर्गीय हितों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है
और जिससे सैकड़ों राजनीतिक दलों का गठबंधन हो सके। इसी तरह से 20 से 24 राजनीतिक दल शामिल होकर के और गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास वो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गठबंधन की राजनीति के लाभ क्या क्या है, यानी कि गठबंधन की राजनीति है उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन की राजनीति से एक तो सबसे पहली बात है कि शासन निरंकुश नहीं बन पाता है, यानी गठबंधन की राजनीति अकेले राजनीतिक दल की सरकार होती है तो वो सरकार क्या है कि निरंकुश भी हो सकती है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में शासन कभी निरंकुश वो नहीं बन पाता है। इसका कारण क्या है कि गठबंधन मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री पर उतना वर्चस्व नहीं होता है जितना कि एक दल की सरकार में होता है। यानी गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद पर इतना वर्चस्व नहीं होगा, इतना प्रभाव नहीं होगा, और मंत्री परिषद को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करना पड़ता है। यानी मंत्री परिषद अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम करती है और उसी के आधार पर वो अपना कार्य करती है। मंत्री परिषद मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती। गठबंधन में शामिल सभी दलों की नीतियों एवं सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। ये निश्चित है कि मंत्री परिषद जो भी अपनी नीतियां या कार्य करती है उनमें सभी राजनीतिक दलों की नीतियों और सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही कार्य करना पड़ता है, तो शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। दूसरा, आपके अधिक योग्य लोगों के योगदान को देश को लाभ होता है कि भाई इसमें गठबंधन की जो सरकारें होती है उनमें जो योग्य लोगों का योगदान सबसे अधिक रहता है कि एक दल की सरकार में उसी दल के लोगों में से मंत्री लेने पड़ते हैं। यदि एक ही दल की सरकार होगी तो मंत्री उसी दल में से लेने पड़ेंगे, दूसरे दल के लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं रहता है। लेकिन गठबंधन की स्थिति में गठबंधन में शामिल सभी दलों के योग्य लोगों को मंत्री परिषद में लिया जाता है और इन सभी दलों के वरिष्ठ एवं योग्य लोगों की योग्यता का दायरा भी बढ़ जाता है और मंत्री परिषद के गठन के कारण योग्य लोगों का दायरा बढ़ता है, जिससे अधिक योग्य लोगों की मंत्री परिषद का निर्माण होता है। कहने का ये है कि एक राजनीतिक दल की सरकार होती है तो वो अपने उसी दल में से मंत्री लेते हैं, लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो सभी राजनीतिक दलों के योग्य उम्मीदवारों को मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि योग्य लोगों का होने के कारण मंत्री परिषद का दायरा भी बढ़ता है और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। तीसरा, व्यापक जन समर्थन। तो व्यापक जन समर्थन का अर्थ है कि एक दल के मंत्री परिषद के बजाय गठबंधन मंत्री परिषद में जनमत का भी समर्थन का दायरा बढ़ जाता है। यानी एक राजनीतिक दल का मंत्री परिषद होता है और एक गठबंधन की सरकार में, तो गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें जनमत के समर्थन का भी दायरा बढ़ जाता है और गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसे जन समर्थन भी मिल जाता है और सरकार की स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है। वे जितने राजनीतिक दलों को मंत्री परिषद में स्थान मिलता है तो उनका जन समर्थन भी उतना ही बढ़ जाता है और सरकार की स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है। आपके सशक्त विपक्ष का निर्माण करना। तो गठबंधन की राजनीति का एक लाभ यह भी होता है कि राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल का उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता है जितना कई दलों से मिलकर के और गठबंधन कर वो सकता है। जिस मान लो एक राजनीतिक दल है तो वो सरकार का उतना प्रतिरोध नहीं कर सकता जितना कि कई गठबंधन आपस में मिलकर के सरकार का प्रतिरोध कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार, तब एनडीए गठबंधन प्रभावशाली ढंग से सरकार का प्रतिरोध कर रहा था, उसकी मनमानी को रोकने में सक्षम था, और अब एनडीए की सरकार है तो यूपीए गठबंधन सरकार की मनमानी को प्रभावशाली ढंग से रोकने का कार्य वो करती है। तो कोई भी एक राजनीतिक दल है वो सरकार की मनमानी नहीं रोक सकती है, इसीलिए एक गठबंधन बना करके वो सरकार के कार्यों को या सरकार की नीतियों को रोकने का प्रयास वो कर सकते हैं। तो एक जो विपक्ष है वो भी सशक्त वो बन सकता है। अगला आपके अतिवादिता से मुक्ति। तो गठबंधन की राजनीति से अतिवादी दृष्टिकोण से बचा जा सकता है। एक दल की सरकार अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयत्न, जब देखो लोकसभा में एक दल की सरकार बनती है तो अपनी नीतियां अपने सिद्धांत जनता पर थोपने का प्रयास करती है, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें सभी जो दल है वो अपनी अपनी नीतियां अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने नीति और निर्णयों को क्रियान्वित वो करते हैं।
गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति एवं सिद्धांत को नहीं थोप सकता, क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य जो राजनीतिक दल है वो उसका क्या करते हैं, विरोध कर सकते हैं और मध्यम रास्ता वो निकाला जाता है ताकि उसमें किसी का भी अहित न हो। इसी तरह से ये ऐसे लाभ है जो कि गठबंधन की राजनीति में ही ये लाभ मिल सकते हैं, अन्यथा गठबंधन